गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कॉमन एरर का जो टेस्ट 1 आप लोगों का लिए हुए थे उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लड़कों के ग्रुप में निकेश टॉप किए थे, 20 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स का था, जिसमें इनको 18 नंबर आए थे। और लड़कियों के ग्रुप में सृष्टि रमन टॉप की थी, 15 मार्क्स था उनका। अगर आप में से और कोई जो सुन रहे हैं मुझे और टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, अभी तक नहीं दिए हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके उस टेस्ट से जुड़ सकते हैं। टेस्ट निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, शुल्क की चिंता न करें। तो अगर आप में कोई जुड़ना चाहते हैं इस तरह के टेस्ट से, तो अभी और कॉमन एरर का हम 4 टेस्ट लेने वाले हैं। कुल 5 टेस्ट लेंगे, जिसमें से एक हो गया जिसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, 4 और लेंगे। तो आप में से कोई भी अगर इस तरह के टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं, आपको उस ग्रुप में हम रख देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस। यहाँ पर एरर है रोज, प्रायः विद्यार्थियों का यह गलत था। जो लोग सेकंड या थर्ड किए हैं उनका भी यह क्वेश्चन प्रायः मैंने देखा कि गलत है। यह रोज शब्द यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ रेज्ड शब्द चाहिए। 2 वर्ब होते हैं प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत, मैं यह पढ़ाता हूँ। रेज, रेज मीन्स होता है उठाना, यानी मुद्दा उठाना, प्रश्न उठाना, हाथ उठाना। इसमें उठाना का अंग्रेजी रेज होता है, जिसका दूसरा रूप रेज्ड और तीसरा रूप रेज्ड होता है। और राइज मीन्स होता है उदय होना या वृद्धि करना, विकास करना या बढ़ना। उदय होना या बढ़ना, वृद्धि करना, विकास करना, यानी कीमत में वृद्धि हो, सूर्य का उदय हो। इस तरह में आदमी के जीवन शैली में, जीवन के स्टैंडर्ड में अगर वृद्धि उत्थान हो रहा है तो वहाँ राइज का प्रयोग करते हैं। राइज का दूसरा रूप रोज होता है, तीसरा रूप राइजन होता है, रेज का रेज्ड होता है, रेज्ड होता है। तो यह यहाँ वर्ब का एरर था, आप समझ गए होंगे। यहाँ रोज के बदले रेज्ड का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स, जब तक हम लोग अपने टिकट को प्राप्त करेंगे, एंड इंटर द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में प्रवेश करेंगे, द शो विल ऑलरेडी हैव बिगन। विल हैव एक तरफ लगा है, दूसरे तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होगा, इसलिए वहां से हमें विल को गायब करना होगा और आंसर होगा 2। यह कंडीशनल क्वेश्चन था। एक पार्ट में अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है तो दूसरा पार्ट सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, इसलिए आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल। वह शादी करेगी या वह सिंगल रहे। आर हर पर्सनल मैटर, यह उसका पर्सनल मैटर है, और से जुड़ा हुआ है। और से यदि 2 स्टेटमेंट जुड़ते हैं तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि जब हम और से जोड़ रहे हैं स्टेटमेंट को, यानी क्लॉज हो गया यह, और किसी भी क्लॉज के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। मैं आपको बता दूं क्लॉज क्या है। तो ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which must have a subject and a predicate and forms part of a sentence। और जब कोई सेंटेंस क्लॉज का काम कर रहा हो तो वह वर्ब सिंगुलर लेता है। तो चूंकि और से जुड़ा है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए आर के जगह पर यहाँ हमें इज का प्रयोग करना होगा। दूसरी बात, अगर ये दोनों 2 चीजों के रूप में ली जाती तो यहाँ पर्सनल मैटर नहीं होता, पर्सनल मैटर्स होता, इससे भी स्पष्ट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, यू शुड अवॉइड टू गो। बहुत ही हल्का प्रश्न है। इसका ट्रिक होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अवॉइड प्लस जेरंड। मैं बार बार बताता हूँ, जेरंड के अंतर्गत ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अवॉइड के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ टू गो के जगह पर हमें गोइंग का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज सीवियर्स स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल हम लिख ही नहीं सकते। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है, जैसे स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, अन्य बहुत सारे हैं। नाउन चैप्टर में हम डिटेल में बताएंगे। तो स्पेक्टेकल
गलत है। स्पेक्टेकल के बदले हमें स्पेक्टेकल्स होगा, गूगल के बदले हमें गूगल्स लिखना होगा, बाइनोक्यूलर नहीं लिखना होगा, बाइनोक्यूलर्स लिखना होगा। ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रेस मटेरियल्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में करना है। अगर इनकी एक संख्या व्यक्त करनी है तो ए पेयर ऑफ लिखना पड़ता है। यहाँ संख्या व्यक्त नहीं करनी थी, इसलिए सिर्फ स्पेक्टेकल से हमारा काम निकल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर। वह लगातार घंटों फोन पर बात करता था। हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। वह इरिटेट नहीं करता था, उसका फोन पर बात करना उसके पेरेंट्स को इरिटेट करता था। यानी फोन पर बात करना जो कि एक नॉन लिविंग होगा, सजीव नहीं है, इसलिए यहाँ हु का प्रयोग नहीं करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। आपको मालूम है कि हु का प्रयोग सिर्फ मनुष्यों के लिए होता है। यहाँ फोन पर बात करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, इसलिए हु के जगह पर हमें व्हिच का प्रयोग करना होगा। Now question number 7 is although his speech was not very clearly गलत है। His speech was not very clear क्योंकि very शब्द एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा और क्लियरली जो है खुद एडवर्ब है। ऐसा हो भी सकता है एडवर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन उसके बाद एक और एडजेक्टिव होना चाहिए था जो कि नहीं है, यानी यही एडजेक्टिव होगा, इसलिए यहाँ क्लियर का प्रयोग करना होगा। और उसके बाद है एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइन मीनिंग, तो उसके बाद कोई एरर नहीं है, यानी क्लियरली के जगह पर हमें क्लियर का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इट वाज ऑलमोस्ट 10 years ago since। अब यहाँ आपको समझना यह है, यह ट्रिक आप याद कर लेंगे कि अगर अगो के बाद कंजंक्शन का प्रयोग करना है तो दैट प्रेफरेबल होता है और ऑप्शन में दैट ना हो तो व्हेन। हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े लेखकों के बीच भी मतांतर है, यह एक कंट्रोवर्शियल इशू है, यहाँ पर लोगों के बीच मतांतर है, लेकिन मैं आपको स्पष्टतः बता रहा हूँ कि अगर अगो के बाद आपको कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़े तो भूल कर भी सिंस का प्रयोग न करें। सिंस ही दे करके हमेशा एरर आता है। बात एरर की है तो इतना तो काफ़ी है कि सिंस यहाँ गलत है। अगर सुधारने में आ जाए, करेक्शन या इम्प्रूवमेंट में आ जाए, ऑप्शन में दैट हो तो दैट को सेलेक्ट करें, एगो के बाद दैट का प्रयोग मान्य है, और यदि ऑप्शन में दैट न है तब आप सेलेक्ट करेंगे व्हेन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक। द कपल ऑफ डेज बैक नहीं होता है, ए कपल ऑफ डेज बैक होता है, इसलिए द के जगह हमें ए का प्रयोग करना होगा और आंसर होगा टू ए कपल ऑफ डेज होता है, द कपल ऑफ डेज नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ही डिडंट रिस्पॉन्ड बिकॉज, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि ही कुडंट लिसन व्हाट आई सेड, वह सुन नहीं सका जो मैं उससे कहा। तो यहाँ लिसन है और लिसन के बाद व्हाट आई सेड ऑब्जेक्ट है यह क्लॉज, लेकिन यह क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब भी वाक्य में लिसन के बाद ऑब्जेक्ट देना हो तो पहले टू का प्रयोग करें, तब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। यदि आप कह रहे हैं आई एम लिसनिंग, सही है, लेकिन आप कहें कि आई एम लिसनिंग द रेडियो, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, आई एम लिसनिंग हिम, तो ये सारे वाक्य गलत होंगे। आई एम लिसनिंग टू हिम, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, यानी लिसन के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो टू का प्रयोग अवश्य करना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 वी सेल्डम और नेवर, यहाँ पर एरर है, सेल्डम और एवर नहीं होता है। कभी भी प्रयोग करना हो कंजक्शन के अंतर्गत यह क्वेश्चन आता है तो सेल्डम के साथ पेयर बनता है और नेवर का नेगेटिविटी को दर्शाता है। या तो सेल्डम के साथ और नेवर का प्रयोग करें या सेल्डम के साथ इफ एवर का प्रयोग करें, इन दोनों में किसी एक का प्रयोग करेंगे, दोनों सही होंगे। या तो सेल्डम के साथ आप इफ एवर का प्रयोग करें या सेल्डम के साथ आप और नेवर का प्रयोग करें। यहाँ एक अलग पैटर्न दिख रहा है, इसलिए यह वाक्य गलत है, आंसर 1 होगा। दोनों में कोई रख देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट many accidents caused by reckless driving। न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत से एक्सीडेंट घटित होते हैं रेकलेस ड्राइविंग के चलते। तो यह वाक्य पैसिव में होना चाहिए था, मेरी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय होगा, पैसिव में वो है ही,
caused के बाद पहले से by लगा हुआ है, एक्सुलियरी वर्ब गायब है, जिसके चलते वह सेंटेंस गलत है। 4 नंबर में वहां हमें आर का प्रयोग करना होगा क्योंकि वह पैसिव स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज। अभी हम इसके पहले एक्सप्लेन कर रहे थे और आपको राइज और रेज के बीच अंतर बता रहे थे, उस पर भी मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है आपको। जब बात वैल्यू, जब बात रेट की हो रही हो, जब बात स्टैंडर्ड की हो रही हो, तो वहाँ राइज का प्रयोग करते हैं, इसलिए रेजेज हटा करके हमें वहाँ राइजेज का प्रयोग करना होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज they will be taken a decision about the training। वहां गलती से टाइप में द टाइप हो गया था, दे होना चाहिए था। they will be taken a decision about the training, तो they will be taken a decision यह गलत है क्योंकि अ डिसीजन इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है और यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वह पैटर्न एक्टिव का होता है, पैसिव की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हमें लिखना होगा दे विल टेक ए डिसीजन, लिखना होगा दे विल टेक ए डिसीजन। या इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जब दे वाक्य का सब्जेक्ट काम कर रहा है, डिसीजन कौन लेंगे, तो डिसीजन वे लोग लेंगे। तो जब दे ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए पैसिव स्ट्रक्चर की नहीं एक्टिव स्ट्रक्चर की जरूरत है, इसलिए दे विल टेक ए डिसीजन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज आई कैन नॉट सैंक्शन सच अ लार्ज सम विदाउट नो परमिशन। विदाउट एडवर्ब वाले, जब एडवर्ब हम अपलोड किए हैं तो उस एडवर्ब के एक पार्ट में हम बता चुके हैं कि डबल निगेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वहां से देख लेंगे। डबल निगेटिव वर्ड का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। विदाउट अपने आप में निगेटिव होता है और जब विदाउट निगेटिव है तो इसके साथ जहां जहां नो दिखाई पड़े उस नो को हटा करके हमें एनी का प्रयोग करना होता है, इसलिए 15 का आंसर होगा 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज a customer usually goes to a bank to deposit or withdraw money, और से जुड़ा है, to लगा है, यहाँ जरूरत नहीं है। और applies, जब हम to इन्फिनेटिव से जोड़ रहे हैं तो बाद में वर्ब applies कैसे हो सकता है, नहीं होगा। जैसे और के बाद यहाँ withdraw का प्रयोग किया गया, इसमें s नहीं लगाया गया, ठीक उसी तरह से यहाँ applies के बदले हमें अप्लाई का प्रयोग करना चाहिए था, इसलिए आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 17 इज 70 आउट फ्रॉम द 800 एम्प्लॉइज। तो 70 आउट फ्रॉम द 70 आउट ऑफ द, आउट के साथ फ्रॉम नहीं, आउट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ फ्रॉम नहीं दे करके हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। Now question number 18 is all banks must, यहाँ अगर बैंक है तो वो टाइप मिस्टेक था, बैंक्स होगा। all banks must necessary keep वर्ब है और आपको मैं बता दूं कि वर्ब के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। कहीं भी वाक्य में वर्ब के पहले अगर एडजेक्टिव आया हुआ है तो इस एडजेक्टिव को हटा करके और हमें एडवर्ब का प्रयोग करना होता है। तो all banks मस्ट नेसेसरी कीप, नेसेसरी के जगह पर हम नेसेसरीली का प्रयोग करेंगे, तब हमारा वाक्य सही होगा। नेसेसरीली कीप। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज बैंक्स इन इंडिया कैन नॉट ओपन ATMs एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द RBI। RBI से अप्रूवल लिए बिना बैंक्स अपना ATM नहीं खोल सकते हैं, यानी यहाँ बिना का अंग्रेजी चाहिए, जबकि हम लिख दिए को छोड़कर का अंग्रेजी। एक्सेप्ट का प्रयोग को छोड़कर या के सिवाय के अर्थ में करते हैं, के बिना के अर्थ में विदाउट का प्रयोग होता है, इसलिए एक्सेप्ट के जगह पर वहां हमें विदाउट का प्रयोग करना होगा। एंड नाउ द लास्ट वन इज द रिवाइज लिस्ट। जब कोई वर्ब नाउन के पहले आया हो, जैसे यहाँ लिस्ट नाउन है, तो जब कोई वर्ब नाउन के पहले आया हो तो वह एडजेक्टिव बन जाता है और उसे एडजेक्टिव बनाना पड़ता है V3 करके, तो रिवाइज का रिवाइज्ड होगा। जैसे डिटेल लिस्ट नहीं होता है, एक बार बैंकिंग में यह प्रश्न आ चुका है, डिटेल लिस्ट नहीं होता है, हमें लिखना पड़ता है डिटेल्ड लिस्ट।
इंश्योर मैन नहीं होता है या इंश्योर प्रॉपर्टी नहीं होता है, हमें लिखना पड़ता है इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। इंश्योर्ड प्रॉपर्टी यानी जब कोई वर्ब नाउन की विशेषता बता रहा हो तो उसे V3 के रूप में लिखना होता है, V1 नहीं। तो इसी के साथ आज का यह पूरा सेशन समाप्त होता है। मैंने टेस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया और फिर कल एक टेस्ट मैं आप लोगों का लूँगा और फिर उसका आंसर परसों आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।